ट्यूबरक्लोसिस, ये सुन के डर लगता है, बट क्या आज भी उतना डर हमें रखना ज़रूरी है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे एड्स या एडवर्टीजमेंट आते हैं कि इसको कंट्रोल करना अभी हमारे हाथ में है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट कैसे? आज जानेंगे हेल्थ आशा में। नमस्कार एंड वेलकम टू हेल्थ आशा। मैं हूं डॉक्टर प्रिया देवलेकर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। आज के हमारे हेल्थ एक्सपर्ट एक सीनियर चेस्ट फिजिशियन है जिनको मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को ट्रीट करने का। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में इन्होंने काफ़ी डिग्रीज हासिल की है। ये एमडी चेस्ट और डीएनबी चेस्ट फिजिशियन है जो इन एंड अराउंड मुंबई के काफ़ी हॉस्पिटल से अटैच्ड है और आईसीयू इंटेंसिविस्ट भी है। सर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर प्रसाद पड़वल, सर हैज़ मोर देन 15 years of experience, जैसे मैंने कहा, इन ट्रीटिंग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सर, क्या होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? देखिए, पल्मोनरी टीबी एक बहुत बेसिकली कॉमन इन्फेक्शन है इंडियन सिनेरियो में। ट्यूबरक्लोसिस हम लोग डिवाइड कर देते हैं फेफड़ों का टीबी और फेफड़ों के बाहर का टीबी, क्योंकि फेफड़े सबसे ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं ये इन्फेक्शन की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शन है जो हो जाता है माइकोबैक्टीरियम नाम के जंतु की वजह से। माइकोबैक्टीरियम के भी बहुत टाइप रहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एमओटीटी, माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरक्लोसिस। ये सब पूरा ग्रुप अपने शरीर के कोई भी अंग को अफेक्ट करता है और उसमें टीबी के बदलाव करते हैं। टीबी के बदलाव मतलब इन्फेक्शन के वजह से निमोनिया डेवलप होना जो फेफड़ों में हो सकता है, फेफड़ों में पानी होना, फेफड़ों के बाहर गांठें होना, ये बेसिकली उसमें पस जमा होना, ये सब चीज़ें टीबी से रिलेटेड है अपने। और वो बहुत सारे बेसिकली शरीर के, एक सिर्फ नाखून छोड़ के सभी अंगों को वो शरीर के अफेक्ट कर सकता है और बहुत कॉमन इंडिया में प्रॉब्लम है। आपने जैसे कहा कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो किस तरह से ये बढ़ रहा है या किन जेंडर या एज स्पेसिफिक में ये ज़्यादातर पाया जाता है? सो देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा टीबी केसेस हम लोग देख रहे हैं। हम लोग टीबी का जो ग्लोबल बर्डन है, मतलब पूरे दुनिया में देखा जाएगा तो 26%, मतलब एटलीस्ट मोर देन 1/4 पॉपुलेशन ऑफ टीबी केसेस इंडिया में देखे जाते हैं अपने। ये एक्चुअली ग्लोबल बर्डन है और बहुत अलार्मिंग है अपना। बट देखा जाएगा तो लास्ट 10 सालों में ये चीज़ें बदल रही हैं। डेफिनेटली अभी भी हम लोग मोर देन 1/4 पॉपुलेशन अफेक्टेड है टीबी से, केसेस भी ज्यादा है बिकॉज हम लोग के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, लाइफस्टाइल इश्यूज है इसके वजह से। बट एज कम्पेयर टू लास्ट 10 सालों में चीजें कम हो रही हैं। मतलब अगर जो इंसिडेंसेस रहते हैं, न्यू केसेस रहते हैं, वो 10% से कम हुए हैं। जो टीबी का ट्रीटमेंट कवरेज है जो ऑलमोस्ट 57-60% था, वो हम लोग 80-85-90% तक पहुंचे हैं। तो ये सब चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं बिकॉज गवर्नमेंट प्रोग्राम है अपना NLEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके वजह से ये चीजें हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहा है बिकॉज हम लोग के पास बहुत सारे लिमिटेशंस है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इश्यूज है, बट चीजों को कंट्रोल करना शुरू हुआ है और चीजें बेटर होना शुरू हो रही है। जैसे सर आपने कहा, गवर्नमेंट काफ़ी न्यू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है और उसके वजह से न्यू ड्रग रेजिम्स या न्यू ड्रग्स हमें देखने मिलेंगे, जो हम कवर करेंगे हमारे जब टॉपिक जब आगे बढ़ेगा तब। आपने कहा जैसे ये केसेस अगर इंडिया में बढ़ रहे हैं, क्या ये बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है या ऐसे कोई जेंडर है जिसमें पाया जाता है ज़्यादातर, ऐसा कुछ होता है इन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? सो देखिए, देखा जाएगा तो बच्चों में, लड़के लड़कियां, एडल्ट्स में भी ये पॉपुलेशंस ऑलमोस्ट इक्वल दिखा जाए। जेंडर स्पेसिफिक इतना चेंजेस नहीं है। मोर और लेस जो भी लोगों को जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में है, पुअर वेंटिलेशंस, मतलब खिड़कियां ना होना, बहुत सारे लोग एक साथ रहना, कांटेक्ट में रहना, जिनको इन्फेक्शन है, आपकी रोग से लड़ने की ताकत कम होना, उन लोगों में ये सब चीजें इन्फेक्शन हो सकती है। सो देखा जाएगा तो ये सोशल इश्यूज है अपने, जिससे वो ज्यादा रिलेटेड है। आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम के बारे में कहा,
कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, कैसे जाता है ये अपने फेफड़ों में? आई मीन हाउ डज इट रीच? सो देखिए सबसे कॉमनेस्ट वे है, मतलब देखिए ट्रांसमिशन एक पेशेंट से दूसरे और आपको इन्फेक्शन होने के लिए 3 प्रकार से वो शरीर में एंटर करता है। सबसे कॉमन है फेफड़ों के जरिए, आपके हवा में इन्फेक्शन फैलता है, वो फेफड़ों में आ जाता है और फेफड़ों से एक्चुअली शरीर में घूम अंदर आना, तो ये उस प्रकार से सबसे कॉमनेस्ट है। सेकंड स्किन कांटेक्ट, थर्ड इज इंटेस्टाइन, राइट? कभी भी आप कोई कंटामिनेटेड मिल्क नहीं तो कंटामिनेटेड अगर कुछ फूड लेंगे जो टीबी माइकोबैक्टीरियम से अफेक्टेड है, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी, मतलब कम पॉसिबिलिटी है लेकिन फेफड़ों से डेफिनेटली कम है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है। स्किन इन्फेक्शंस और स्किन बेसिकली ट्रांसमिशंस भी हो सकते हैं अगर फ्रॉम इन्फेक्टेड स्किन वुड टू दिस। प्रेजेंट अगर हम कहें कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसी को हुआ है तो वो पेशेंट कैसा दिखता है या उसमें क्या ऐसे सिम्टम्स आते हैं? हमने काफ़ी ये भी देखा है कि जैसे हमारी थूक है उसमें से खून आता है, तो क्या ये सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है? सबसे फर्स्ट सिम्टम्स पल्मोनरी टीबी, मतलब फेफड़ों का टीबी रहता है, खांसी होना जो 2 हफ्ते से ज्यादा रहना, बलगम आना जो बेसिकली पीला बलगम हो सकता है और बार बार बलगम बनना शुरू हो जाता है, बुखार का होना जो शाम के टाइम रहेगा वो भी लंबे टाइम तक रहना, 2 हफ्तों से ज्यादा रहना, बेसिकली ये बेसिक टीबी के लक्षण है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, अगर बेसिकली टीबी आगे बढ़ के फेफड़ों को खोखला करना शुरू कर देगा तो वो कैविटी बनाएगा और उससे खांसी में ब्लड आएगा, राइट? अच्छा, तो खांसी में से खून आना टीबी की वजह से ये चीजों को थोड़ा बढ़ने के लक्षण है आपके। नॉर्मली ये फेफड़ों के टीबी के लक्षण हो सकते हैं। फेफड़ों के बाहर का टीबी, कभी कभी फेफड़ों के बाहर के लेयर में पानी भरना, उसमें फेफड़ों में दर्द होना, उसको प्लूरल इफ्यूजन बोला जाता है, जिससे पानी निकालना एक सोल्यूशन रहता है अपना। सेकेंड थिंग गांठें बनना गले में, वो भी लक्षण रहता है, तो नॉर्मल अपने सर्जन्स उसको निकाल के टेस्टिंग भी भेज सकते हैं उसके लिए। सेकेंड थिंग टीबी की वजह से कुछ घाव ना भरना, राइट? बाकी बेसिकली आंतड़ियों का टीबी होना जिसके लिए कभी कभी सर्जरी भी लग सकती है, तो ये सब चीजें टीबी के लक्षण होते हैं। कभी कभी आंख का टीबी भी हो सकता है, राइट? स्किन का टीबी हो सकता है, बहुत सारे टीबी बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। आँख का या स्किन का टीबी मतलब ये क्या एक नॉर्मल जैसे लंग्स में अगर टीबी है उससे ही ये सब ऑर्गन्स में फैलता है, कुछ ऐसा होता है? तो देखिए स्किन एंड आँख का टीबी के ना मेन कारण रहते हैं टीबी का प्रोटीन। बहुत बार पेशेंट्स को बेसिकली धुंधला दिखना वो का प्राइमरी सिम्टम्स रहता है। अगर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आपके आँख के चिकित्सक, आप जब भी आपको चेक करेंगे उनको अगर स्पेसिफिकली कुछ चेंजेस दिखेंगे तो वो बता सकते हैं कि आँख का कन्फर्मेटरी टीबी है कि नहीं। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट होगा, और लेकिन वो टीबी के प्रोटीन से ज्यादा होगा। स्किन का टीबी बेसिकली स्किन के प्रोटीन्स नहीं तो कभी कभी डायरेक्ट इन्फेक्शन से ही भी फैलता है अपना, जो नॉन हीलिंग वुंड्स रहते हैं अपने, राइट? वो बेसिकली टीबी की तरह पॉइंट आउट करते हैं अपने, और जिसको ट्रीटमेंट है। यस। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक डेली रूटीन में हमें अगर जैसे खांसी आपने कहा कि मोर देन 2 वीक्स और बलगम जैसे निकलना, येलो बलगम निकलना इन टर्म्स ऑफ पल्मोनरी, और कुछ है जैसे हमने एक छोटी गांठ आना, ऐसा कुछ ऐसे लक्षण के बारे में अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें, क्योंकि एक ही सिर्फ लंग का टीबी नहीं होता है, बट अब्डोमिनल टीबी हो या जो पेट के यहाँ पर होता है, ऐसे क्या लक्षण होते हैं जो हमको पहचानना है और डॉक्टर के पास जाना है इसलिए? देखिए मेन कैसे ना, फेफड़ों का टीबी तो हम लोग दिख सकते हैं, लेकिन कभी भी गले में गांठ होना, सर्वाइकल टीबी और सर्वाइकल लिम्फाडेनोपैथी बहुत कॉमन है। मतलब जो गले के बाजू बाजू में जो नॉर्मल लिम्फ नोड रहते हैं उनका साइज बढ़ना, और वो बेसिकली वो बहुत सारे नंबर्स में बढ़ना, बढ़ते ही जाना, वो एक टीबी का प्राइमरी लक्षण हम लोग देखे जाते हैं। बिकॉज फेफड़ों के बाद में वही लिम्फ नोड ही सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्गन है जो अफेक्ट हो जाता है। पेट का मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा धीरे धीरे वजन बेसिकली ना बढ़ना, घटते जाना, आपके पेट में दर्द होना, आपको कभी कभी वॉमिटिंग, डायरिया, बहुत सारी चीजें होना, ये बेसिकली पेट की टीबी के शुरुआत के लक्षण रहते हैं, जो कंफर्मेशन स्कैन्स और बेसिकली सोनोग्राफी से हो सकते हैं। ओके। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जब होते हैं, किसी को डायबिटीज होता है, तो क्या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन पेशेंट्स में? यस,
सो लाइफस्टाइल एंड इम्यूनिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके टीबी से। अगर लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से ना मेंटेन होना, अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता अपना, जो आपको इम्यूनिटी को कम कर देता है, तो वो टीबी के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। बिकॉज देखिए इंडिया में टीबी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों को हम लोग बोल भी देते हैं कि मतलब इंडियन सिनेरियो में आप इन्फेक्टेड है टीबी से बट डिसीज नहीं है, क्योंकि देखा जाएगा तो पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक पर्सन के फेफड़ों में टीबी के जंतु है, लेकिन वो सोए हुए हैं, राइट, बिकॉज इतना पॉपुलेशन है। इसीलिए हम लोग को बचपन से वो बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। ये मान के ही चलते हैं कि आगे जाके टीबी का एक्सपोजर होगा, कि बीसीजी वैक्सीन इनफेक्ट टीबी को बढ़ाएगा नहीं आगे, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बीसीजी वैक्सीन हर एक बच्चों को देना ही है हम लोग को, और दिया ही जाता है अपना। बट बेसिकली जैसे आगे देखा जाएगा हम लोग, राइट, कि मतलब ये बीसीजी के बाद में अगर कोई भी फेफड़ों का टीबी डेवलप हो जाता है और ये हो जाता है, तो जिसको आइडेंटिफाई करके जल्दी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। लो इम्यूनिटी इसका एक अच्छा टारगेट रहता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उन पेशेंट्स को जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ में होना, कैंसर पेशेंट्स में भी उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपना डाइट ठीक से रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, और अच्छा खाना मतलब घर का अच्छा खाना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि अपनी इम्यूनिटी अच्छे से बने रहे। हम बात करेंगे सर, आपने अभी काफ़ी अच्छे से कहा सोए हुए टीबी के बारे में, जिसको हम लेटेंट टीबी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे सर ने भी कहा टीबी के जंतु होते ही है बट वो सोए हुए होते हैं। क्या फ़र्क होता है इस टीबी का और एक्टिव टीबी, दैट इज एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का? सो लेटेंट टीबी, सोया हुआ टीबी जब भी हम लोग बोलते हैं, तो ये टीबी का एक स्वरूप है जिसमें जंतु अपने शरीर में रहते हैं लेकिन डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, एक्टिव स्टेज में नहीं होता, राइट। ये बहुत कॉमन सिनेरियो है इंडिया में, राइट। वो देखना और वो होना कुछ बहुत चिंता की बात नहीं रहती है। लेटेंट टीबी को हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ट्रीट करते हैं, राइट। हर एक लेटेंट टीबी को ट्रीट करना जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि लेटेंट टीबी इंडिया में होना बहुत कुछ अनकॉमन और बहुत चिंता की बात नहीं रहती, बिकॉज कंसिडरिंग द इंडियन पॉपुलेशन टू दैट। लेटेंट टीबी को ट्रीट करते हैं अगर वो पेशेंट बेसिकली एक्सपोज हुए हैं एक्टिव टीबी वालों से, वो पेशेंट्स को कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मतलब उनको ऐसी चीजें हैं जो उनके इम्यूनिटी को कम करते हैं। मतलब वो पेशेंट्स अगर HIV पॉजिटिव रहेंगे, वो पेशेंट्स को अगर साइकोडोसिस हो, उनको पेशेंट्स को अगर स्टेरॉइड्स मिलने वाले रहेंगे तो उनको ट्रीट करना, कुछ कैंसर केसेस रहते हैं उन सिचुएशन में हम लोग को ट्रीट करना पड़ता है। बट ये चीजें हम लोग ट्रीट करते हैं इन स्पेसिफिक कंडीशंस ओनली, राइट। ट्रीटमेंट भी मोडालिटीज अपने पास है, समथिंग कॉल्ड एज टीपीटी प्रोग्राम करके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, टीबी प्रिवेंटेबल ट्रीटमेंट करके रहता है। उसमें ड्यूअल थेरेपी, सिंगल थेरेपी रहता है। ड्यूअल थेरेपी में नॉर्मली हम लोग एक रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनाइजाइड कॉम्बिनेशंस हम लोग 3 to 4 months के लिए यूज करते हैं। रिफापेंटीन प्लस आइसोनाइजाइड कॉम्बिनेशंस, नहीं तो मोनोथेरेपीज। ये अप्रोच रहता है टू ट्रीट द टीबी, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। हमारे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे एक सवाल भी पूछते हैं कि जिसको HIV हुआ है उसको टीबी होगा ही, ऐसा कुछ आपने देखा है ये रेशियो? देखिए HIV एंड टीबी का जो कोरिलेशन है वो बहुत पुराना एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV मतलब रोग से लड़ने का ताकत कम होना। HIV केसेस में जब भी रोग से लड़ने का अपना ताकत कम हो जाता है तो वो बढ़ा देता है टीबी की पॉसिबिलिटीज, राइट, क्योंकि मेन टीबी और इम्यूनिटी दोनों इंटर रिलेटेड है, राइट। सो अगर बेसिकली कोई पेशेंट को अगर HIV है और उसका वायरल लोड ज्यादा है, उसकी इम्यूनिटी कम है, CD4 काउंट कम है, तो आपको टीबी का इन्फेक्शन फैलेगा और होगा, राइट। सो हर एक पेशेंट जो टीबी इन्फेक्शन होता है उसको HIV के लिए स्क्रीन किया ही जाता है। हर एक HIV का पेशेंट टीबी के लिए स्क्रीन किया ही जाता है। तो ये रिलेशन है ही और वो सालों से ही है। हम क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो पेशेंट्स ने करने हैं जब भी वो पेशेंट्स आपके पास आते हैं? सो देखिए जब भी टीबी को स्क्रीन किया जाता है सबसे ज़रूरी है,
तो हर एक जो पेशेंट्स को जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बलगम आ रहा है, जिनको फीवर है, उन पेशेंट्स में पहले हम लोग एक्सरे चेस्ट हम लोग तो करवा देते हैं। करेक्ट, सिम्टोमेटिक के बेसिस पे एक्सरे चेस्ट करना, उनका बेसिकली बलगम का जांच करना। बलगम की जांच में अभी हम लोग के पास बहुत सारे मोडालिटीज है अपने। एक स्पूटम जीन एक्सपर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट से बहुत बार फ्री में हो जाता है अपना, राइट, जो इमीडिएटली विद इन स्पैन ऑफ 1 to 2 days हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि टीबी है या नहीं है, और बेसिकली रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो ये WHO मतलब अप्रूव टेस्ट है जो डिसाइड करता है कि टीबी सेंसिटिव है, नॉर्मल टीबी है या MDR टीबी है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी इमीडिएटली स्टार्ट हो सकता है। थर्ड थिंग, अगर हम लोग को कुछ क्लिनिकल डिसीजंस में डिस्क्रिपेंसी है तो सिटी स्कैन का करना, उसका इन्फेक्शन का स्प्रेड देखना, इसके लिए एक HRCT थोरैक्स रह सकता है अपना, बहुत बार सोनोग्राफीज भी फेफड़ों के कर सकते हैं। ये सब के बेसिस पे हम लोग टीबी को डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर लेटेंट टीबी, मतलब जो सोयाबेयर टीबी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, उसके लिए इग्रा टेस्ट रहता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट रहता है, ये ब्लड टेस्ट रहता है इग्रा नाम का, जो इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे डिटेक्ट करता है कि टीबी के रिलेटेड केमिकल्स कितने हैं और क्या है, और वो प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ओके, हम सिटी चेस्ट जैसे आपने कहा कि ऐसे कोई कंफर्मेटरी टेस्ट होती है कि उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है? सो देखिए, मेन कैसा रहता है कि नॉर्मली हम लोग चीज़ें अपने पास जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है वो फास्ट अवेलेबल है अपने, विदिन 24 आवर्स हम लोग रिपोर्ट होता है। सो पहले क्लिनिकल हिस्ट्री जो सस्पिशन रेज करता है, कंफर्म भी करता है। सेकेंड थिंग, एक्सरे, बलगम के टेस्ट, सेकेंड थिंग उसके बाद में सिटी स्कैन्स, ये सब चीजें अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो 1 से 2 दिन में जब भी इन्वेस्टिगेशन आ जाता है तो उनके बेसिस पे कंफर्म करके हम लोग टीबी का ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऑडियंस से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा एक डर रहता है कि ट्यूबरकुलोसिस का, लेकिन आज काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इसके जैसे सर ने भी कहा कि इसके जांच भी अवेलेबल है, कम रेट्स में अवेलेबल है, और गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि हम टीबी को जड़ से भी निकालें, और टुगेदर वी कैन जॉइन हैंड्स सो दैट द टीबी व्हाटएवर इज प्रिवेलेंट टुडे वी शुड फाइट विथ इट। हम बात करेंगे सर अपने अगले सेगमेंट में जो आता है रिलेटेड टू BCG वैक्सीनेशन। BCG वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और क्या ये कवर करता है लाइफ टाइम ट्यूबरकुलोसिस को? यस, सो देखिए, BCG वैक्सीनेशन इज बेसिकली बैसिलस कैलमेटिक वैक्सीनेशन। बहुत लॉन्ग टर्म से वो बेसिकली बहुत मतलब ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से वो इंट्रोड्यूस्ड है एज अ इफेक्टिव मेजर कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए, राइट। हर एक बच्चों में बाय बर्थ वो दिया ही जाता है इंडिया में और इवन मनी कंट्रीज में, क्योंकि हम लोग को पता है कि जिधर टीबी बढ़ने वाला है उसको पहले से ही हम लोग वैक्सीन से उसको कंट्रोल हो सकता है। BCG वैक्सीन कभी भी टीबी को होना नहीं प्रिवेंट करता, बट टीबी का बढ़ना प्रिवेंट कर सकता है, वो सबसे जरूरी है अपने लिए। सेकेंड थिंग, BCG वैक्सीन को गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू अभी वापस लॉन्च किया हुआ है फॉर द एडल्ट पॉपुलेशंस। एडल्ट पॉपुलेशन को लॉन्च करने का एक बेसिक कंसेप्ट है कि क्योंकि BCG की वैक्सीन की जो इफिशियंसी है वो 10 से 15 साल रहती है। जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है जो 60-65% के ऊपर है, जो ऐसे पॉपुलेशन में रह जाए जिधर टीबी का प्रिवेलेंस बढ़ते जा रहा है, इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, तो वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो इनकी इम्यूनिटी कम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए BCG वैक्सीन रीलॉन्च किया जा रहा है, बट विच इज अ नेशनल प्रोग्राम एंड विच इज वेरी इफेक्टिव। तो ये नेशनल प्रोग्राम में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में भी काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक डायलेमा होता है एक ले पर्सन का कि मुझे टीबी हो गया, अब मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं लोगों में बैठ नहीं सकता, मुझसे ये टीबी किसी और को भी जाएगा, तो उनके रिलेटिव्स को भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिसको भी अगर टीबी होता है? सो देखिए, टीबी ये सोशल स्टिग्मा है हम लोग का। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आज भी आते हैं तो भी वही सेम मतलब उनमें मन में ख्याल रहता है कि टीबी का डर रहता है, बट पहली चीज तो टीबी से डरने की कोई बात नहीं है। टीबी ठीक हो सकता है पूरी तरह से, राइट।
तो टीबी को हम लोग को जल्दी डायग्नोज करना है, उसको समझना है और उसको ट्रीट करना है। टीबी डेफिनेटली फैल सकता है ओनली फेफड़ों के टीबी के कंडीशन में। पल्मोनरी टीबी ही स्प्रेड हो सकता है, बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो भी अगर पल्मोनरी टीबी को कंसिडर करें तो नॉर्मल केसेस में अगर टीबी का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो 2 से 3 हफ्ते के पीरियड में टीबी का इन्फेक्शन पूरी तरह से नॉन इन्फेक्टिव स्टेज में जा सकता है। लेकिन 2 से 3 हफ्ते फेफड़ों का टीबी इन्फेक्शन कर सकता है। उसके लिए प्रिकॉशंस सिर्फ पेशेंट को लेने हैं कि खांसी करते हैं मुंह पे कपड़ा पहनना, नहीं तो मास्क पहनना। 2 से 3 हफ्ते बाद में डर धीरे धीरे कम हो जाता है। राइट, सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट है, वो 2 से 3 हफ्ते में पेशेंट को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रिकॉशन लेने हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि झूठा नहीं खाना, उसको आइसोलेट अगर दूसरे कमरे में बंद करना है, ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। वो सब पुरानी बातें हैं। अभी हम लोग उनको सिर्फ थोड़े से प्रिकॉशन के साथ कम्युनिटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपना, बट पेशेंट को खुद प्रिकॉशंस लेना है, चीजें बेटर करनी है, मतलब डाइट, दवाई से, और वो डेफिनेटली जल्दी ठीक हो सकता है। वेरी नाइस, आई मीन अ वेरी क्लियर मैसेज दैट यू हैव गिवन। और टीबी ट्रीट हो सकता है, टीबी को डायग्नोस अच्छे से किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या टीबी के मेडिसिन्स होते हैं, कितने देर तक इसको लेना पड़ता है, क्योंकि और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उसकी बहुत गोलियां होती है जनरली, ये कहा जाता है। क्या आप थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करेंगे? सो टीबी को जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो टीबी के 2 प्रकार रहते हैं, एक सेंसिटिव टीबी, एक रेजिस्टेंट टीबी। सेंसिटिव टीबी अगर रहेगा, जो अगर बेसिकली जो नॉन रेजिस्टेंट है अपना, राइट, तो वो केसेस में फेफड़ों के बाहर के टीबी में डिफरेंशिएट होगा, डायग्नोस होगा, उसके बाद में 6 से 9 महीने की ट्रीटमेंट रहेगी। नॉर्मली ये मेडिसिन HRZE 4 मेडिसिन रहता है, उसके एक फॉर्मेट रहता है, इंटेंसिव फेज, कंटिन्यूएशन फेज, उसमें डिवाइड हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, डिपेंड्स, मिनिमम 6 मंथ्स तो है ही अपना। सेकेंड थिंग, उसको जब भी हम लोग दिए जाते हैं तभी हम लोग को लिवर फंक्शन टेस्ट, पेशेंट का टॉलरेंस, पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं देखना पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली टीबी के नंबर ज्यादा रहते हैं दवाई के, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि मल्टी ड्रग मैनेजमेंट ही रहेगा तो ही टीबी को हम लोग जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे और प्रिवेंट कर पाएंगे आगे बढ़ने से। तो चीजें जरूरी रहती हैं, लेकिन हर एक पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके उसके जरूरत के और उसके साइड इफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ही उसको ट्रीट किया जाता है अपना। अगर देखा जाएगा तो एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, ये जो कंडीशंस है वो उसको एटलीस्ट 18 मंथ्स का ट्रीटमेंट रहता है अपना। उसमें भी इंटेंसिव केस, कंटिन्यूएशन फेज रहता है, मल्टीपल मेडिसिन रहते हैं, साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हर एक को साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसे नहीं है, राइट। बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनको बहुत सारे, मतलब एटलीस्ट 50% पेशेंट्स हैं जिनमें साइड इफेक्ट नहीं दिखते। तो हम लोग को सबसे जरूरी है देखना कि टीबी के मेडिसिन से रिलेटेड इफेक्ट देखना। टीबी कंप्लीटली ट्रीट हो सकता है, इफेक्टिवली ट्रीट हो सकता है। पहले हम लोग को इफेक्ट देखना है, साइड इफेक्ट्स आपके चिकित्सक डेफिनेटली मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। सो जैसे टीबी की मेडिसिन अवेलेबल है और इन टीबी की मेडिसिन थोड़े ज़्यादा प्रमाण में या ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, बट वो ज़रूरी है, आपको वो मेडिसिन लेना है। आपके पास डॉक्टर जो मेडिसिन आपको देते हैं वो रूटीन को फॉलो करना है, उसको फॉलो अप भी करना है। जैसे आपके डॉक्टर ने एक बार अगर आपको एडवाइस दी तो उस मेडिसिन को फॉलो करके उनको वापस दिखाना है, क्योंकि फॉलो अप और डॉक्टर पर भरोसा ये काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको अपनी टीबी को दूर करना है या उससे लड़ना है, उससे निकलना है। तो हाँ, जैसे सर ने कहा कि ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट या MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। क्या होता है इसमें कि मेडिसिन होती है जो टीबी को फाइट करती है। कभी कभी ये मेडिसिन काफ़ी मेडिसिन इस पे एक्ट नहीं करती, तो उसको हम MDR टीबी करके कहते हैं। तो थोड़ा सीवियर होता है, बट इसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जैसे सर ने कहा। सर, हम आगे जब लेकर जा रहे हैं बात को, क्या यही ट्रीटमेंट सारे टीबी जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस आपने कवर किया या आपने कहा, क्या एब्डोमिनल टीबी या सर्वाइकल हो या अदर ऑर्गन्स के लिए भी यही ट्रीटमेंट होती है? यस, सो ट्रीटमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट मोडालिटी तो फिक्स रहेगी, मेडिसिन भी बहुत सारे फिक्स रहेंगे, बट उसका ड्यूरेशन चेंज होगा। देखिए, मेन के फेफड़ों का टीबी में हम लोग देख सकते हैं एक्सरे में इंप्रूवमेंट है, CT स्कैन में इंप्रूवमेंट, गार्ड का टीबी रहेगा तो सोनोग्राफी है, बट पेट के टीबी और ये बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पहले से, मतलब
लंग्स के टीबी से एज कम्पेयर टू ज्यादा होता है अपना, बिकॉज उनके रीच और उनके मेडिसिन, इवन बोन का टीबी देखें तो हम लोग 1.5 साल उसको ट्रीट करते हैं, बिकॉज बोन्स तक ब्लड सर्कुलेशन मिनिमम रहता है, सो इसके लिए ट्रीटमेंट लंबा चलता है उसका, और वो जरूरी है आपको क्योंकि पूरा जड़ से उसको ठीक करने के लिए। yes clear message given by sir in this. Sir, हम जानना चाहेंगे एक डॉट दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी के बारे में, जो गवर्नमेंट ड्राइव भी करती है और काफ़ी लोगों ने ये सुना भी है, क्या होता है ये डॉट? डॉट्स थेरेपी वाज मतलब इट्स अ बेसिक स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट का, और सक्सेसफुल भी हुआ है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में डॉट्स प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने आज तक जब भी मेडिसिन दिए जाते हैं तो पेशेंट को सामने ही मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन ही लेना पड़ता है अपना, राइट। इससे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि हम लोग इंश्योर कर देते कंप्लायंस, राइट। ड्रग रीच गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी मेडिसिन, टीबी की मेडिसिन फ्रीली अवेलेबल रहती है अपनी, बट मेन क्या है, बिकॉज जो मेडिसिन है वो लेना टाइम पे लेना और अच्छी तरह से लेना, क्योंकि अगर वो नहीं लेना सबसे बड़ा कारण है ड्रग को रेजिस्टेंस बनाना और ये एमडीआर टीबी को डेवलप होना, तो वो ना हो इसके लिए डॉट्स थेरेपी एप्लीकेबल है। और डायरेक्टली ऑब्जर्व मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पेशेंट डायरेक्टली वो टैबलेट्स आपके सामने ही लेगा और उसको कंप्लायंस भी रहेगा। दैट्स अ स्ट्रैटेजी। सो एमडीआर टीबी का एक अच्छा बात जब सर ने कहा कि आपके जो मेडिसिन को जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो सीवियर होता जाता है। सर, प्रिवेंशन के बारे में जब आप कहेंगे तो क्या कहेंगे हमारी जनता से कि कैसे हम इन जनरल प्रिवेंट करें अपने आप को? सो टीबी कैन बी डेफिनेटली प्रिवेंटेड, और टीबी के लिए सबसे जरूरी है आपको आपका रोग से लड़ने का ताकत बढ़ना। रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी तो आपको टीबी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी है आपको टाइम पे खाना, अच्छा खाना। अच्छे खाने में सबसे ज्यादा रहता है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट्स में अपने सबसे जरूरी है स्प्राउट्स, मतलब मूंग आए हुए मूंग मटकी ये सब चीजें खाना, बेसन, चिलेस, अरे अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग्स खाना, ये सबसे एग वाइट खाना, ये सब चीजें हाई प्रोटीन कैटेगरीज में जाते हैं अपने। आपका नॉर्मल आपके बेसिकली ये बाकी जब प्रोटीन वाले कंटेन्स लाइक मशरूम, पनीर, ये सब चीजें भी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रोटीन इंटेक रहेगा आपसे रोग से लड़ने का ताकत बढ़ेगा और आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा और आपका टीबी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम्स, ये सब चीजें आपके लंग्स को और स्ट्रांग बनाएंगे। लाइफस्टाइल का डायरेक्टली रिलेशन है इन्फेक्शन से दूर होने के लिए। ये क्लियर मैसेज हम लेते हैं और एक महत्वपूर्ण मैसेज लेते हैं हम सर से। और ट्यूबरक्लोसिस इस टॉपिक को जितना हमने सीवियर समझा था, आज इजीली हमको सर ने कहा कि इलाज है, अवेलेबल है, गवर्नमेंट ड्राइव्स भी इनिशिएट हो चुके हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर किसी भी इंसान या किसी भी आपके फैमिली मेम्बर को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए कि आपके नज़दीकी चेस्ट फिजिशियन के पास दिखाइए और ज़रूरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट से कंप्लीट कीजिए। और हमारे साथ जैसे हेल्थ आशा जुड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अवेयरनेस, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, ट्यूबरक्लोसिस के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को इतनी सरलता से कंप्लीट करने के लिए थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग टू बी आवर स्पीकर। एंड हेल्थ आशा का यही प्रयास है कि हम आगे इसी अवेयरनेस को जस्ट जारी रखें। आप हमारे वीडियोस फॉलो कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ अब एक पॉज। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए स्पीकर के साथ, एक अच्छे हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक फॉलो कीजिए हमारे वीडियोस। Thank you from Health Asha. For following our videos and hearing more of such information, do follow Dr. Priya Devlekar's Health Asha. And also to subscribe my channel. If you require any specific health topic to be covered in my talk show, do let me know. Thank you.